जय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तस्मेश रंजनी एंड आई एम योर पॉलिटी मेंटोर। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 1 के बारे में जाना था। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स ये सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको PWF पर डायरेक्टली मिल जाएंगे। वहां आपको करना क्या है, आप अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पे आप फिजिक्स वाला ऐप टाइप कीजिएगा। फिजिक्स वाला ऐप को टाइप करने के बाद जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे, वहां पर आपको शक्ति बैच का लोगो मिलेगा। शक्ति बैच के लोगो के बाद नीचे आपको एक बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, आप घबराइएगा मत, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी यहां पर आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे और शक्ति बैच के सारे नोट्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आज फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी। पार्ट 1 के अंदर हमने आर्टिकल 18 तक की चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज हम इसके आगे पार्ट 19 से समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि ये पार्ट्स बेसिकली है क्या। चलिए देखिए, जैसे कि यहां पर पार्ट 19 की बात की जाए, वो हमें देता है राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल है, जो कि पार्ट 19 से लेके आर्टिकल 22 तक की बात करता है। दैट मींस आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक जो है वो आपके राइट टू फ्रीडम की बात करता है। अब यहां पर जो सबसे पहला आर्टिकल हम जानने वाले हैं वो है आर्टिकल 19। देखिए, आर्टिकल 19 के बारे में जानने से पहले इस बात को जानिएगा कि आर्टिकल 19 आपको प्रोटेक्शन देता है सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट। अब आप पूछेंगे सर ये स्टेट क्या होती है? क्या हम MP की बात कर रहे हैं? क्या हम UP की बात कर रहे हैं? क्या हम बिहार की बात कर रहे हैं? नहीं बच्चों, यहां पर स्टेट को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। चलिए बेसिकली यहां पर हम समझते हैं कि स्टेट है क्या। देखिए, यहां पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होके आर्टिकल 35 पे कंप्लीट होते हैं। यहां पर हमारा आर्टिकल 12 बेसिकली आपको स्टेट की डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 12 ये बताता है कि स्टेट होती क्या है। यहां पर देखिए, मैंने आपको अभी कहा है, यहां पर स्टेट का मतलब बेसिकली UP, MP, बिहार, यहां पर इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 12 स्टेट का मतलब होता है, सबसे पहले आ जाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट। सेकेंड हमारी आती है स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। और थर्ड अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज। गवर्निंग बॉडीज की अगर बात करें बेटा तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा? यहां पर आपकी आ जाती है नगर निगम की हम बात करते हैं, नगर पंचायत की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं। ये सारी चीजों को स्टेट माना गया है। साथ ही साथ यहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टेट के फॉर्म में ही माना गया है। आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ में आया होगा। अगर एनडीए के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 12 या स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया है। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आर्टिकल 12 जब हमने प्रॉपरली पढ़ लिया है तो क्यों ना एक बार आर्टिकल 13 को भी जान लिया जाए, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जाते हैं। तो चलिए एक बार आर्टिकल 13 को भी समझ लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल 13 यह कहता है कि संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के इनकॉर्पोरेट होने से पहले, जैसे कि हम सभी ने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब से इफेक्ट में आया है? 26 जनवरी 1950 से 1950 से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया है। यह आर्टिकल यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई ऐसा लॉ था, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई ऐसा कानून था जो आज फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 1950 से पहले भारत के अंदर कोई ऐसा कानून था, मान लेते हैं 1930 के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसके अंदर लोगों को रिलीजन के बेसिस के ऊपर या कह सकते हैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। अब
यहां पर फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने ये देखा है कि हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ कास्ट बेस पे या रिलीजन बेस पे। तो ये लॉ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। वॉइड का मतलब बेसिकली यहां पर है ये लॉ ऑटोमेटिकली असंवैधानिक डिक्लेयर हो जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 13 एक और बात कहता है कि 1950 के बाद भी अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, जैसे मान लेते हैं कि 2021 के अंदर सरकार कोई ऐसा लॉ बना देती है जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो यहां पर उस लॉ को भी वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, असंवैधानिक डिक्लेयर किया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है या असंवैधानिक डिक्लेयर किया जा सकता है तो इसे ये वॉइड डिक्लेयर करता कौन है? तो बच्चों आपको यह समझना होगा कि इस यहां पर इसे वॉइड डिक्लेयर करने का राइट जो है वो कोर्ट्स को दिया गया है। बेसिकली हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट आता है जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है जो कि हमारी जुडिशियल अथॉरिटी के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, उसके थ्रू उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। तो जुडिकल रिव्यू क्या होता है बच्चों, ये आगे के लेक्चर्स के अंदर जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे वहां पर जुडिकल रिव्यू को एक बार और हम डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 12 के अंदर हमारी डेफिनेशन दी गई है किसकी, स्टेट की, और उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 के अंदर यह चीज बताई गई है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता है। कहां से? संविधान लागू होने की तिथि से पहले अगर कोई ऐसा लॉ है, और संविधान लागू होने की तिथि के बाद भी अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जिससे अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसे अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता है। चलिए बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि स्टेट क्या होती है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 19 आपको प्रोटेक्शन देता है स्टेट के अगेंस्ट, कि स्टेट में हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, इसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है, नगर पंचायत भी आ जाती है, नगर पालिका की हम बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी यहां पर आ जाता है। अब देखिए आर्टिकल 19 बेसिकली हमें 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को, या कह सकते हैं बेसिकली कि हमारी 6 फ्रीडम की गारंटी देता है। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अब ये 6 फ्रीडम्स क्या है देखिए एक बार, ये सारी फ्रीडम्स को हम एक एक करके इन सारी फ्रीडम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फ्रीडम की बात अगर करें तो ये फ्रीडम है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए बच्चों यहां पर 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, स्पीच, और दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन। दोनों चीजें और दोनों पॉइंट एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं। स्पीच का मतलब होता है बेसिकली बोलने की आजादी, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मुझे किसी बात को एक्सप्रेस करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ उस चीज को बोल के एक्सप्रेस करूंगा। हो सकता है कि मैं किसी साइन के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू या किसी पोस्टर के थ्रू भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूं। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम दी गई है उसमें पहली फ्रीडम आपको मिलती है कि आपको स्पीच की फ्रीडम है और एक्सप्रेशन की भी फ्रीडम है। चलिए थोड़ा सा इस आर्टिकल को और ज्यादा जानते हैं कि स्पीच और एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या। देखिए यहां पर अगर बात की जाए, अगर मैं स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर हमारे सामने आया है। हमें फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। आप और हम नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं। अब इसके थ्रू देखिए यहां पर हम स्पीच नहीं दे रहे, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो हम हमारे तिरंगे को होस्ट कर सकते हैं। अब ये कौन सी फ्रीडम है बच्चों, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेस कर रहे हैं इसके थ्रू कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं। इसी तरीके से एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम इसी आर्टिकल के अंदर दी जाती है। आर्टिकल 19 की ही एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिसे हम बेसिकली अभिव्यक्ति की आजादी भी कहते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर यहां पर प्रेस की बात की जा रही है। अखबार के अंदर अगर कोई न्यूज आ रही है, मान लीजिए कोई अखबार या कोई न्यूज चैनल सरकार की किसी पॉलिसी से खुश नहीं है या सरकार की किसी पॉलिसी से बहुत ज्यादा खुश है, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो फ्रीली इस बात को न्यूज़पेपर के अंदर राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल
19। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बैनर्स के थ्रू भी आप अपनी स्पीच को या कह सकते हैं कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देखिएगा, यहां पर कुछ लेडीज जो हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पोस्टर के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती हैं कि गर्ल चाइल्ड को इंडिया में बचाना चाहिए, और ऐसी स्टेट्स जहां पर गर्ल चाइल्ड का रेशो कम है वहां पर उनके रेशो को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटी ही भविष्य होती है, ये बताना चाह रहे हैं वो। तो देखिए यहां पर हमने प्रेस के थ्रू, दैट मींस राइटिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहां पर बैनर के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा मूवीज के थ्रू भी बहुत सारी मूवीज ऐसी आती हैं, हम देखते हैं नॉर्मली कि बहुत सारी मूवीज के अंदर समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, उस प्रॉब्लम को बताया जाता है। तो देखिए यहां पर किस तरीके से एक्सप्रेस की जा रही चीजें, मूवी के थ्रू भी यहां पर चीजों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए बच्चों यहां पर नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आप अपने ओपिनियंस एंड व्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास। इसके अलावा आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। आपको अगर कोई बात अच्छी लग रही है तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के अंदर, इंस्टाग्राम के स्टेटस के अंदर उस बात को रख देते। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपको फ्रीडम है, सरकार आपको एक फ्रीडम देती है कि आप अपने व्यूज को, चाहे वो गवर्नमेंट के बारे में हो, किसी पर्सन के बारे में हो, आप अपने व्यूज को फ्रीली यहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बाद अगर बात करें तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 के अंदर बना था, इसके अंदर भी आरटीआई के थ्रू भी आप बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको फ्रीडम दी जाती है। बच्चों आरटीआई एक्ट की अगर बात की जाए, 2005 की अगर बात की जाए, तो यहां पर इस एक्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्ट है क्या। अभी के लिए एनडीए प्रीलिम्स के, एनडीए एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर लाया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा, ये आपके एनडीए के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा काम किए। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो देखिए अब यहां पर दो सिचुएशंस होती है। ये माना जाता है कि ये जो आपको फ्रीडम दी जा रही है आर्टिकल 19 के अंदर, ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये रिस्ट्रिक्टिव होती है। अब आप पूछेंगे सर कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है। देखिए बच्चों एब्सोल्यूट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसी फ्रीडम जिसमें किसी भी कंडीशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता, कोई चेंज नहीं किया जाता, आपकी फ्रीडम को कम नहीं किया जा सकता, वो होती है एब्सोल्यूट फ्रीडम्स। यहां पर रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हो सकता है कि आपके इन फंडामेंटल राइट्स को या तो कम कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। तो आर्टिकल 19 के अंदर आपको जो 6 फ्रीडम्स मिली है, बेसिकली अगर बात की जाए तो वो रिस्ट्रिक्टिव नेचर की है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के रीजन से, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिफेमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आपकी इन फ्रीडम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल की मैं बात करूं, हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, बट क्या यहां पर आप देश के विरोध में कुछ चीजें बोल सकते हैं? आपको क्या यह आजादी है कि आप जो है देश के विरोध में बोल रहे हैं या देश विरोधी गतिविधियों के अंदर आप इन्वॉल्व हैं और उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये आजादी आपको नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टिव है। यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट के थ्रू लगाया जा सकते हैं। बच्चों स्टेट कौन सा? वो यूपी एमपी की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ रही है हमारी और स्टेट गवर्नमेंट भी आ रही है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर पॉइंट की बात की जाए तो जो दूसरी फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर हमको मिली है वो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। देखिए ये फ्रीडम क्या कहती है? ये फ्रीडम ये कहती है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, आप एक साथ टुगेदर हो सकते हैं, बट आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए। दैट मींस हथियारों के साथ आप असेंबली नहीं कर सकते, आप हथियारों के साथ जुलूस नहीं निकाल सकते। ये पीसफुली होना चाहिए। आपका इस जुलूस को निकालने से किसी और को प्रॉब्लम यहां पर नहीं होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद तो अपने फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय कर रहे हैं, बट जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं तो आप किसी और के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर देते हैं। बच्चों ये चीज फंडामेंटल राइट्स के अंदर सही नहीं मानी जाती है। तो जैसे कि सेकंड फ्रीडम की हमने बात करी है कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स,
बिना हथियारों के आप मीटिंग कर सकते हैं। देखिए यहां पर भी ये पॉइंट लिखा है कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है। हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप इस फ्रीडम का यूज यहां पर ना कर सके। नेक्स्ट फ्रीडम की अगर बात की जाए जो कि आर्टिकल 19 के अंदर हमको मिलती है, बड़ी सिंपल सी फ्रीडम है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। आप चाहें तो एसोसिएशंस बना सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, क्लब्स बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, आपको सरकारी आजादी देती है। बट यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपने जो सोसाइटीज बनाई हैं, क्लब्स बनाए हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी एसोसिएशन को बना रहे हैं तो वो एक सोशली और पीसफुल मैनर वर्क के अंदर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक एसोसिएशन बना ली है और उस एसोसिएशन का जो काम है वो कुछ ऐसा ऑफेंस है या क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये चीज आप यहां पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर फ्रीडम के बच्चों यहां पर बात की जाए तो ये फ्रीडम है आपकी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया के किसी भी हिस्से में। आप पंजाब में रहते हैं, आप एमपी आ सकते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप कश्मीर जा सकते हैं। तो यहां पर यह फ्रीडम आपको दी गई है। इंडिया के हर सिटीजन के पास ये फ्रीडम है कि वो इंडिया के अंदर मूव कर सकता है फ्रीली। उसे कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट आने से रोक नहीं सकती है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। बट देखिए बच्चों, यहां पर इस फ्रीडम के अंदर इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं। ट्रैवल हम दो तरीके से करते हैं, एक ट्रैवल करते हैं हम इंडिया के अंदर कि हम पंजाब से बिहार जा रहे हैं या यूपी से हम मद्रास जा रहे हैं, एक होता है इंडिया से बाहर। आर्टिकल 19 के अंदर ये जो फ्रीडम है ट्रैवल, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एस्पेक्ट को कवर करती है। दैट मींस यहां पर इंडिया के अंदर ट्रैवल करना कवर किया जाता है बच्चों, इंडिया से बाहर ट्रैवल करने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जैसे साफ साफ यहां पर लिखा है कि it has the two dimensions, it control the internal right to move inside the country and the external right to move outside the country and the right to come back to country। इस चीज को ये कवर नहीं करती है। हाँ, ये जो बाहर जाना कि इंडिया से बाहर ट्रेवल करना, बेसिकली ये आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है बच्चों। इसको हम आगे इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इस पॉइंट को। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें यहां पर प्रॉपरली समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे चलिए बच्चों, अगर इसके नेक्स्ट एक्सपेक्ट की बात की जाए तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहां पर फ्रीडम तो है आपको कि आप इंडिया के अंदर मूव कर सकते हैं, इंडिया के हर पार्ट में मूव कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रीडम से आपको ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नहीं होती है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर बड़ी फेमस है। यहां पर देखिए सेंटिनल ट्राइब जो अंडमान के अंदर रहती है, यहां पर ये देखा गया था कि एक क्रिश्चियन मिशनरी जिनका नाम जॉन था, वो वहां पर जाते हैं। भारत सरकार ने इस एरिया पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, उसके बाद भी वो वहां पर जाते हैं सरकार की परमिशन के बिना, और वहां पर उनके साथ एक सैड इंसिडेंट हो जाता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको रोज होगा कि सर अगर यहां पर ये अंडमान निकोबार इंडिया का ही पार्ट है तो यहां पर कोई और क्यों नहीं जा सकता है, वहां पर हम क्यों नहीं जा सकते? देखिए बच्चों, कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं, कुछ ट्राइबल्स एरियाज ऐसे होते हैं जिनके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, जिनके कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशंस होते हैं, वो अपने आप की एक खुद सरकार होती है। तो यहां पर ऐसे ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और वहां पर ह्यूमंस का जाना परमिशेबल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर यहां पर बात की जाए तो ये बड़ी सिंपल सी और बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम है हमारे पास कि फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको और हमें ये फ्रीडम है कि भारत के किसी भी हिस्से में जाके हम बस सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं बिहार का हूं और मेरी जॉब यूपी के अंदर या बंगाल में लग जाती है तो वहां की सरकार मुझे वहां पर बसने नहीं देगी। वो मुझसे कहेगी कि नहीं नहीं, आप तो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहां क्यों आ रहे हैं, यहां आप जॉब नहीं कर सकते या यहां आप घर नहीं खरीद सकते। ये पॉइंट्स नहीं होगा। मेरे पास फ्रीडम है, मैं जहां चाहूं इंडिया के अंदर, जहां भी जाना चाहूं वहां जाकर मैं प्रॉपरली सेटल हो सकता हूं। तो ये फ्रीडम हमको आपको मिली है। और आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर होते हैं, आपके परिवार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनका जन्म तो आपके स्टेट में हुआ है बट वो किसी और स्टेट में जाके जॉब भी कर रहे हैं और उनका वहां पर घर भी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट फ्रीडम के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस।
आपके पास, मेरे पास ये अधिकार है कि हम जो चाहे वो ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर बन सकते हैं, आप चाहें तो फौज में जा सकते हैं, आप चाहें तो सीए बन सकते हैं, या आप चाहें तो इंजीनियर बन सकते हैं। स्टेट आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती है कि नहीं आपको यही प्रोफेशन चूज करना होगा, या आपको डॉक्टर ही बनना होगा, आपको इंजीनियर ही बनना होगा। यहां पर ये प्रोफेशन आपको फोर्सफुल नहीं किया जा सकता है। आप चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आपके पास और मेरे पास, हर इंडियन के पास बेसिकली ये फ्रीडम होती है कि वो अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली चूज कर सकता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात यहां पर करें तो यहां पर आर्टिकल 20 की बात की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसका इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है, और एनडीए के अंदर इस आर्टिकल से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी कई बार ज्यादा होते हैं। चलिए बच्चों, इसको समझते हैं कि ये आर्टिकल बेसिकली है क्या। ये आर्टिकल बेसिकली कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस। देखिए यहां पर सभी आर्टिकल्स या सभी राइट्स जो हैं वो नॉर्मल सिटीजन के लिए तो बनाए गए हैं, बट कुछ राइट्स ऐसे लोगों के लिए भी बनाए गए हैं बेसिकली जिन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है या उन्हें किसी ऑफेंस के लिए कैद किया गया है। तो देखिए समझते हैं बेसिकली ये किस बारे में बात कर रहा है। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो है बेटा आर्बिट्री, दूसरा है एक्सेसिव पनिशमेंट। बेसिकली इस आर्टिकल के, आर्टिकल 20 के 3 डायमेंशंस होते हैं। आर्टिकल 20 में 3 तरह की बातें की जाती है। पहली बात है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है नो डबल जियोपैरिडी, और तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। बच्चों आई वांट कि आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके ये पहला वाला पॉइंट रीड करिएगा। देखिए इस पॉइंट की अगर बात की जाए, मैं भी इस पॉइंट को पढ़ देता हूं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, नॉर सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। देखिए अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा है, लैंग्वेज बड़ी टफ है। तो देखो बच्चों आपको डरना नहीं है। बेसिकली ये पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को सजा दी जा रही है तो सजा उस टाइम के हिसाब से मिलेगी जिस टाइम पे उसने क्राइम किया होगा। अब चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बच्चे, अगर बच्चों लॉ की बात की जाए, कानून की बात की जाए, तो हमारे संविधान के अंदर या नॉर्मली लॉ के अंदर 2 तरीके के लॉ के नेचर होते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ और दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। अब देखो बच्चों समझते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है और रेट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, उस पर्सन ए ने 2010 के अंदर कोई क्राइम कमिट किया था। अब 2010 के अंदर उस क्राइम के लिए जो सजा का प्रावधान था, जितनी सजा मिलनी थी वो थी 10 ईयर्स। अब होता यह है कि कोर्ट का केस काफी लंबे समय तक चलता है और कोर्ट का जो फैसला आता है, मान लीजिए वो आता है 2021 में। इन बिटवीन होता यह है कि 2015 के अंदर उस सेम क्राइम के लिए सजा बढ़ा के कर दी जाती है 20 ईयर्स। अब यहां पर यह देखा जाएगा कि क्या उस पर्सन को सजा 20 साल की मिलेगी, क्योंकि अब देखो 2021 के अंदर भी सजा कितनी हो गई है, 20 ईयर्स ही हो गई है, क्योंकि 2015 में जो सजा थी 10 साल से चेंज होके 20 साल हो चुकी है। बट यहां पर यही लिखा गया है कि यहां पर बेसिकली पर्सन को 2021 के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी। सजा किसके हिसाब से दी जाएगी बच्चों, जिस दिन से उसने ये या जिस टाइम पे उसने ये क्राइम किया था। तो बेसिकली जब बात की जाए यहां पर, अगर पर्सन ए की बात करें सिंपल से एग्जांपल के थ्रू, तो इंडिया के अंदर उसको जो सजा दी जाएगी वो 10 साल की होगी, ना कि 20 साल की। क्यों? क्योंकि जब उसने क्राइम किया था तो सजा कितनी मिल रही थी उसमें, 10 साल की सजा वहां पर मिल रही थी। तो ये जो 10 साल की सजा है कि आप जब से लॉ एप्लीकेबल है, जब से आपने ये कानून बनाया है या जब से कानून बनाया गया है उसके बाद आप उसको सजा दे रहे हैं, ये एक प्रावधान इंडिया के अंदर लिया गया है बेसिकली। अब जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर बात की जाए तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि लॉ मेड टुडे लॉ अप्लाई। मान लेते हैं कानून ये बनता है कि कोई पर्सन, इसी पॉइंट से आप समझिएगा कि जो भी पर्सन इंडिया के अंदर अब अगर ब्राइब लेता है तो उसको 5 साल की सजा होगी। और ये लॉ कब बना है, मान लेते हैं कि लॉ बना है 2021 के अंदर। अब 2021 के अंदर लॉ बना है तो 2021 के आगे जो भी क्राइम करेगा, 2021 के आगे क्या होगा, 2022, 2023,
आगे जो भी क्राइम करते जाएंगे उन लोगों को कितनी सजा मिलेगी? 5 साल की। तो ये जो नेचर होता है लॉ का कि लॉ बनने के बाद से उसको अप्लाई किया जाता है, ये होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होगा? सेम चीज हम समझते हैं। मान लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर वही सजा मिली है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको 5 साल की सजा मिलेगी। अब वो कब से एप्लीकेबल होना चाहिए? 2021 से। बट रेट्रोस्पेक्टिव में ये किया जाएगा कि 2021 से पहले भी अगर किसी ने क्राइम किया है 2018 में या 2015 में, तो भी उस पर्सन को 5 साल की सजा दी जाएगी। लॉ कब बना? 2021 के अंदर। सजा कब के लिए मिल रही है? कि क्राइम किया था लॉ बनने से पहले। इसे कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो इस पहले पॉइंट के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि हमारे यहां पर जो नेचर होगा लॉ का, जो कानून का नेचर होगा या जो पेनल्टी का नेचर होगा, वो प्रोस्पेक्टिव नेचर होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। आपको आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। बड़ी सिंपल सी चीज है और बड़े प्रॉपर तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नो डबल जियोपैरिडी। एक ही क्राइम के लिए किसी पर्सन को आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। कैसे? चलिए मानते हैं, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मान लेते हैं कि कोई पर्सन ए है, वो चोरी कमिट करता है, उसने चोरी करी है, कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल होता है और उसे 5 साल की सजा दे दी जाती है। अब सेम उसी क्राइम के लिए 5 साल के बाद मान लेते वो पर्सन बाहर आ जाता है। अब सेम उसी क्राइम के लिए वापस से उस पर्सन को सजा नहीं दी जा सकती कि वापस से केस चला और वापस से उसको 5 साल की सजा हो गई। नहीं, नो डबल जियोपैरिडी। एक ही काम के लिए या एक ही क्राइम के लिए आप किसी को भी 2 बार पनिश नहीं कर सकते हैं। यह भी फंडामेंटल राइट है आपका। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब आप पूछेंगे सर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है? आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर ये चीज देखा होगा कि कोई पर्सन है वो क्राइम कमिट कर लेता है कि सर ये अपराध मैंने किया है, ये क्राइम मैंने किया है। बट अगर कानून के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो चलिए इस पॉइंट को पढ़िए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन जो क्राइम उसने किया है अपने आप के अगेंस्ट वो विटनेस नहीं बन सकता है। इसका मतलब क्या है और इसको क्यों बनाया गया है, इसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही रिच पर्सन है, बहुत सुपर रिच पर्सन है, उसके हाथ से कोई क्राइम हो जाता है, वो एक क्राइम कर देता है। अब उस क्राइम करने के बाद वो पर्सन कानून से बचना चाहता है। वो क्या करेगा? वो पर्सन अपने नौकर के पास जाएगा, अपने सर्वेंट के पास जाएगा और उस सर्वेंट से कहेगा कि मैं तुमको 10 करोड़ रुपीस देता हूं, तुम जाओ और जाके पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बोल दो कि ये क्राइम तुमने किया है। अब जो नौकर है, जो सर्वेंट है, वो खुश हो जाएगा कि हाँ मेरा परिवार जो है वो सेफ रहेगा इस तरीके से। बट यहां पर क्या दिया गया है कि कोई भी पर्सन, अब ये जाके पर्सन सर्वेंट बोलेगा कि हाँ सर ये जो क्राइम किया है वो मैंने किया है, तो क्या जज इसको डायरेक्टली सजा सुना देंगे? नहीं बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है कि किसी भी पर्सन को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं माना जाएगा। उस पर्सन के क्राइम कबूल करने के बाद भी यहां पर पूरी इंक्वायरी की जाएगी, एविडेंसेस जुटाए जाएंगे, उसके बाद ही उस पर्सन को सजा दी जाएगी। ये क्यों किया गया है बच्चों? आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियली अगर कोई पर्सन स्ट्रांग है तो वो कानून के साथ ना खेल सके। दैट्स व्हाई ये जो प्रोविजंस है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए। चलिए अब आर्टिकल 21 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आर्टिकल 21 बेसिकली यहां पर क्या कहता है। देखिए बच्चों, आर्टिकल 21 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 21 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया जाने वाला आर्टिकल है। अब आप पूछेंगे सर इंटरप्रेट करना क्या होता है और इंटरप्रेट कौन करता है? बेटा इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उस आर्टिकल की व्याख्या करना, उस आर्टिकल को डिस्क्राइब करना कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है। आपको याद हो पहले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि जुडिशरी का बेसिकली काम क्या होता है कि जो लॉज बनाए हैं लेजिस्लेचर ने, उन लॉज को इंटरप्रेट करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी जुडिशरी ने इस आर्टिकल को सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया है। अब देखिए आर्टिकल 21 बेसिकली हमको 2 तरह के राइट्स प्रोवाइड करता है। पहला है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। दैट मीन स्वतंत्रता के अधिकार की हम यहां पर बात कर रहे हैं, खुद की स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए यहां पर 2 चीजें कही गई है, 2 डायमेंशन से। उन 2 डायमेंशन को समझने से पहले इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा गया।
जैसे लिखा है, मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल है यहां पर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे क्या डिस्क्राइब किया है, द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीने की स्वतंत्रता को भी डिफाइन करता है। राइट टू लाइफ की बात हो रही है बच्चों यहां पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर यहां पे ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन की, ये कहता है कि किसी भी पर्सन की लिबर्टी को या किसी भी पर्सन की स्वतंत्रता को डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, वायलेट नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप पूछेंगे कि सर ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। चलिए इस पॉइंट को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बेसिकली क्या होता है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि एक प्रोसीजर है कि सरकार ये कहती है कि अगर किसी भी पर्सन के घर पे कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि इनलीगल है, मान लेते हैं कि कोई ऐसी नशीली वस्तु या ड्रग्स अगर किसी पर्सन के घर पे मिलती है, तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी, उस पर्सन के घर पे जाएगी। घर पे जाने के बाद पुलिस क्या करेगी, उस पर्सन को प्रॉपरली कह सकते हैं कि वारंट शो करेगी। वारंट शो करने के बाद पुलिस वहां पर क्या करेगी, अपने साथ एक थर्ड पार्टी पर्सन को ले जाएगी, जो ना तो पुलिस का व्यक्ति होगा, ना ही उस पर्सन को जानता होगा। और ये सब प्रोसीजर के बाद अगर वो चीजें फाउंड हो जाती है, ड्रग्स फाउंड हो जाता है, तो पुलिस उस पर्सन को क्या कर लेगी बच्चों, अरेस्ट कर लेगी। अब ये पूरा एक प्रोसीजर है कि पहले क्या किया गया, घर गई है, वारंट दिखाया है, वारंट के बाद एक थर्ड पार्टी पर्सन को ले गई है, और थर्ड पार्टी पर्सन को लेने के बाद उस पर्सन को क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अब मान लेते हैं कि पुलिस उस पर्सन के घर तो जाती है, बट इन सारी प्रोसेस को वो बाईपास करके डायरेक्टली उस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है। तो क्या उसने लॉ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम किया है बच्चों, नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई यहां पर क्या कहा गया है कि किसी भी पर्सन को डिटेन तो किया जा सकता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को कहीं ना कहीं वायलेट तो किया जा सकता है, बट किसके थ्रू किया जा सकता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू। अब यहां पर ये चीज तो आपको बड़ी सही लग रही हो कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किया जाएगा तो ही पर्सन को अरेस्ट किया जाता है। बट बच्चों इसका एक दूसरा सिनेरियो भी है। चलिए मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार एक ऐसा रूल बना देती है जिसमें कि इन सारी प्रोसेस को बाईपास कर देती है। वो कहती है कि जिस भी पर्सन के घर पे ड्रग्स की अगर इंफॉर्मेशन भी मिल रही है आपको, किसके घर पे ड्रग्स है, आप उससे कोई वारंट मत दिखाओ, उसके घर की सर्च मत करो, आप डायरेक्टली जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर लो। अब ये बना सकती है ना लॉ। क्या आप जानते हैं लॉ कैसे बनाया जाता है? चलिए एक सिंपल से क्विक शॉर्ट के अंदर उसको समझते हैं कि लॉ कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली किसी भी बिल को जब पास करना होता है पार्लियामेंट में, तो क्या होता है, बिल को प्रेजेंट किया जाता है सबसे पहले किस हाउस में, या तो अपर हाउस के अंदर प्रेजेंट किया जाता है या लोअर हाउस में प्रेजेंट किया जाता है। अपर हाउस और लोअर हाउस में प्रेजेंट करने के बाद जब ये बिल उन हाउस से किसी भी एक हाउस से पास हो जाता है, मान लेते हैं कि पहले बिल हमने अपर हाउस के अंदर प्रेजेंट किया, अपर हाउस के अंदर बिल पास हो गया, नेक्स्ट बिल कहां पर जाएगा, लोअर हाउस के अंदर। लोअर हाउस में जाने के बाद लास्ट में बिल कहां पर जाता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही कोई बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। तो इसके पहले वाले पॉइंट पे हम ये देख रहे थे कि अगर सरकार ऐसा ही कोई कानून बना दे कि जिस भी पर्सन के घर पे अगर सिर्फ ये पता लग गया है कि घर पे ड्रग्स रखा है, तो अब डायरेक्टली उसको अरेस्ट कर लो। अब देखिए यहां पर तो क्या हो रहा है, उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नई तरह की, कह सकते हैं कि एक नया पॉइंट आया है जिसे कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ये देखा जाता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है, ये इस प्रोसेस के थ्रू जो कानून बनाया है, क्या वो कानून लीगल है, दैट मींस क्या वो किसी पर्सन के बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, क्या वो कानून किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर वो करता है तो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बच्चों। और कौन करेगा नल एंड वॉइड डिक्लेयर, जुडिशरी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और इसी प्रोसेस को यहां पर बेसिकली क्या कहा जाता है बच्चों, हमने यहां पर देखा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है जब भी इस पॉइंट की बात की जाती है बच्चों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि
इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको दो तरह के, जैसे कि हमने देखा है कि आर्टिकल 21 आपको दो तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। पहली है राइट टू लाइफ, दूसरी है आपकी राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है और राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है? जीने का अधिकार बच्चों, जीने का अधिकार। जीने का क्या मतलब होता है? क्या सिर्फ सांस लेना? जीना तो वो भी होता है कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, आप सिर्फ किसी भी कंडीशंस के अंदर जी रहे हैं, आप धीरे धीरे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, वो भी तो जीना होता है? नहीं, आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है कि मेरली सिर्फ आप जी रहे हैं। यहां पर जब बात की जाती है तो राइट टू लिव विद कंप्लीट डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी की, आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। दैट्स वाई इस चीज को डिफाइन यहां पर किया गया है और दैट्स वाई आर्टिकल 21 के साथ बहुत सारे केसेस जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 के थ्रू आपको बहुत सारे राइट मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी की हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू फुल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एनवायरमेंट की भी बात की जाती है। ये सारे आर्टिकल्स भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगर आर्टिकल की हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करने से पहले बच्चों हम इसके बेसिकली दो मेजर डायमेंशंस को देख लेते हैं कि इसके दो मेजर डायमेंशंस क्या कहते हैं। देखिए, एक पॉइंट तो यह है कि आर्टिकल 21 को हमारा जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें यह कहा गया था कि आप आर्टिकल 21 को कभी भी इवन इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, आपका जो आर्टिकल 21 है वो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होता है बच्चों। आर्टिकल 21 के साथ एक दूसरा आर्टिकल भी है जो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होता है। लेक्चर के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा बच्चों कि वो आर्टिकल कौन सा है ना। चलिए यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए, राइट टू लाइफ की तो हमने बात करी है, दो पर्सनल हम बात कर रहे थे यहां पर कि राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी के अंदर हमने सारे पॉइंट्स देख लिए थे, क्या चीजें होती थी, पर्सनल लिबर्टी क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की हमने बात करी थी। बट बच्चों, जब यहां पर एक बात की जाती है कि क्या राइट टू लाइफ आपको राइट टू डाई भी देता है, कि अगर मुझे जीने का अधिकार है तो क्या मुझे मरने का भी अधिकार है? नहीं बच्चों, आपको राइट टू डाई का अधिकार नहीं है। आपको जीने का अधिकार तो है बट मरने का अधिकार यहां पर नहीं है। एक सिंपल सा एक सेक्शन है हमारे आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 309, ये कहता है कि ऐसा पर्सन जो भी सुसाइड कमेंट करता है उसे ऑफेंस माना जाएगा और उसे 1 साल की इंप्रिजनमेंट और जुर्माना भी यहां पर हो सकता है। इस पॉइंट को बताने का बेसिकली मतलब यह था कि राइट टू लाइफ, राइट टू डाई को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एनडी में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा कि राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ जीने का अधिकार है, और जीना भी कैसे है? डिग्निटी के साथ। मेयरली जीने की बात नहीं कर रहा है बच्चों, ये डिग्निटी के साथ जीने की यहां पर बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर आर्टिकल की यहां पर बात की जाए तो नेक्स्ट और बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21A। ये आर्टिकल 21A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, पढ़ने लिखने का अधिकार की बात कर रहा है, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है ना। यहां पर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, स्कूल चले हम की बात करते हैं। तो ये राइट टू एजुकेशन के अंदर बेसिकली ये कहा गया था कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। ये राइट टू एजुकेशन में कहा गया था कि बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया जाएगा। इसमें आप याद रखिएगा 6 से 14 साल, और अमेंडमेंट कौन सा है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कुछ याद आ रहा है अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है? कमेंट में बताइएगा अमेंडमेंट का आर्टिकल। चलिए मैं खुद ही बता देता हूं आपको, बहुत बार हमने डिस्कस करा है। आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, अमेंडमेंट की प्रोसीजर को ये बताता है बच्चों। चलिए अब यहां पर अगर हम एनडीए की बात करें तो यहां पर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में आता है, तो वो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो कौन सा अमेंडमेंट है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। चलिए नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए तो आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस होते हैं जिसमें पर्सन को प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है
या अगर आपको अरेस्ट कर भी लिया गया है तो उसके बाद भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि आपको आर्टिकल 22 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। देखिए जैसे पहला आर्टिकल ये कहता है, यहां पर आर्टिकल 22 का पहला क्लॉज ये कहता है कि आपने जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया है, जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं, आप किसी क्राइम के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, वहां पर उस पर्सन को आपको इंफॉर्म करना होगा कि उसे किस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, ही हैज द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, कि उसे वकील से कंसल्ट करने का अधिकार है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है वो एक कहता है कि मुझे एक फोन लगाने दो, मुझे अपने वकील से बात करनी है। क्यों? क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है। अब नेक्स्ट अगर डायमेंशन की बात की जाए तो यहां पर यह कहा जाता है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है किसी भी क्राइम के लिए, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जुडिकल मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना होता है। अब देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर अगर किसी बच्चे को, किसी क्रिमिनल को बेसिकली ऐसे एरिया से पकड़ा है जहां से वापस आने में ही 24 घंटे लग जाते हैं, जहां से वापस आने में 2 दिन लग रहे हैं, तो फिर उसको 24 घंटे में कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो मजिस्ट्रेट के सामने? तो बच्चों ये बात आपको याद रखना है कि इसके अंदर ट्रैवलिंग टाइम काउंट नहीं होता है। ट्रैवलिंग के बाद का जो टाइम है वो 24 आवर्स यहां पर काउंट किए जाते हैं। किसी भी ऑफेंसिव को अगर आप पकड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको उसे जुडिकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, इसका एक तीसरा एस्पेक्ट भी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो इंडिविजुअल हु हैज बीन अरेस्टेड कैन बी कीप्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिकल मजिस्ट्रेट। दैट मींस अगर जुडिकल मजिस्ट्रेट ने उसे 7 दिन की सजा दी है, 7 दिन की कस्टडी में रखने को बोला है, तो वहां पर आपको 10 दिन की या उस पर्सन को 12 दिन की कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। जो टाइम पीरियड जुडिकल मजिस्ट्रेट ने दे दिया है कि उसे इतने टाइम तक ही कस्टडी में रखना है, उसे उतनी ही कस्टडी में रखा जाएगा, उससे ज्यादा उसे कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्रिमिनल्स के अधिकार हैं, ये तो उनको भी अधिकार दे दिए। देखिए बच्चों बेसिक ह्यूमन राइट्स सबको प्रदान किए जाते हैं, तो यहां पर ऐसे कुछ राइट्स मैंने पहले भी कहा था जो कि क्रिमिनल्स को भी दे दिए गए हैं या जिन्होंने ऑफेंस किया है, बिकॉज यहां पर अभी उनके ऑफेंस प्रूव नहीं हुए हैं। 24 आवर्स के अंदर तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है, उसके बाद जब अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अधिकार मिले हैं वो क्रिमिनल ही हो। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी कहीं ना कहीं हमारे इनकॉर्पोरेट करते हैं कि आप डिटेन नहीं कर सकते किसी पर्सन को। अब देखिए यहां पर इसके 2 डायमेंशन भी हैं कि यहां पर ये जो सेफगार्ड दिए गए हैं, ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये जो राइट्स दिए गए हैं, ये सबको नहीं दिए गए। पहले तो किसको नहीं दिए गए हैं? एनिमी अलायंस को, जो दुश्मन देश हैं, जो दुश्मन राष्ट्र हैं, वहां के नागरिकों को ये अलायंस हमने नहीं दिए हैं। दूसरा है पीपल आर अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नई चीज क्या आ गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं। डिटेन करना, किसी पर्सन को अरेस्ट करना, किसी पर्सन को कस्टडी में लेना। तो बेसिकली जो डिटेंशन होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा है? प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा कौन सा होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मान लीजिए पर्सन ए था, उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया। कब कमिट किया है बच्चों? 2015 में क्राइम कमिट किया। 2015 के बाद 2016 में कोर्ट से फैसला आ गया और उस पर्सन को 10 इयर्स की जेल हो गई और 10 साल के लिए उसको डिटेन कर लिया गया। अब ये जो डिटेंशन है वो कौन सा डिटेंशन हो जाएगा आपका? प्यूनिटिव डिटेंशन। कि ट्रायल के बाद जब उस पर्सन को सजा दे दी गई, डिटेन कर लिया गया, तो ये आपका हो जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। अब यहां पर किसकी बात की जा रही थी? यहां पर बात की जा रही है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी बड़ा सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई पर्सन ए है, पर्सन ए है, पुलिस को उस पर शक है कि ये पर्सन कोई ना कोई क्राइम कर सकता है, ये शक है। जैसे चुनाव से पहले आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे फ्रिंज एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के जिनको पुलिस पहले ही अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के टाइम या कोई भी ऐसे फंक्शन के टाइम वो कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई क्राइम कर सकते हैं। तो कोई पर्सन को उस क्राइम को कमिट करने से पहले ही जब डिटेन कर लिया जाता है विदाउट ट्रायल, इसे क्या कहा जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहां पर सरकार का मकसद यह होता है कि उस पर्सन को क्राइम करने से रोकना, क्योंकि अगर उस पर्सन ने क्राइम कर दिया,
क्राइम कर दिया तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह के डिटेंशन को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि क्राइम करने से उस पर्सन को प्रिवेंट कर लेना। आगे क्लासेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, जब जुडिशरी के बारे में हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में इस पॉइंट को जानेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की अगर यहां पर बात करते हैं। आर्टिकल 22 हमारा सारा हो गया था, हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन देख लिया, हमने यूनिटिव डिटेंशन भी देख लिया है। अब अगर यहां पर बात की जाए आर्टिकल 23 की, आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक आपको ये दो राइट्स हैं, जो दो आर्टिकल्स हैं, ये हैं आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार। अब इसमें सबसे पहले दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 24। ये याद रखिएगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल आते हैं, इन आर्टिकल्स में क्या लिखा है वो तो हम क्लास में समझ ही रहे हैं। चलिए, आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। देखिए बच्चों, होता क्या था कि 1950 से पहले इंडिया के अंदर काफी एविल प्रैक्टिसेस थी। कौन सी एविल प्रैक्टिसेस थी? जैसे कि अगर बात की जाए कि ह्यूमंस को, वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को बेचा जाता था, उनसे स्लेवरी करवाई जाती थी, उनसे काम करवाया जाता था, उनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था। दैट मींस उनसे सिर्फ काम करवा रहे हैं और उनको अपने काम के बदले कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। फोर्सफुली उनसे वो काम करवाते थे जो वो करना नहीं चाहते थे। 1950 के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि ये जो एविल प्रैक्टिस है इसे समाज से खत्म करना होगा। तो यहां पर इस पॉइंट को हमारे एक आर्टिकल के अंदर और हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, जो कि था आर्टिकल 23 के अंदर। यहां पर यह कहा गया कि आप किसी पर्सन की मर्जी के बिना उससे काम नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं, मैन, वुमन एंड चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, और किसी पर्सन को उसकी विल के बिना या उसकी मर्जी के बिना आप डिटेन करके कह सकते हैं कि फोर्सफुली उससे काम नहीं करवा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 23 कहता है। और यहां पर बाउंडेड लेबर की भी बात की जाती है, जैसे कि बंधुआ मजदूर। पुराने जमाने में होता यह था, 1950 से पहले की बात की जाए, कि अगर किसी पर्सन ने गांव के एक बहुत बड़े जमींदार से 10 लाख रुपए उधार ले लिए हैं, तो उस पर्सन के मरने के बाद, दैट मींस वो पर्सन ने 10 लाख रुपए उधार लिए हैं, उधार चुकाते चुकाते उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अब उस पर्सन की जब डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ के बाद भी उसका बेटा उस जमींदार के घर पे रहेगा और अपने काम को या अपने पिता के द्वारा लिए गए लोन को चुकाने के लिए काम करता रहेगा। अब जब उस बेटे की भी डेथ हो जाएगी तो उसका भी बेटा जमींदार के घर पे रहेगा और काम करता रहेगा। सोचिए कितनी एविल प्रैक्टिस थी ये। इसे कहा जाता था बंधुआ मजदूरी। क्या बंद के मजदूरी कराए जा रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन आप मजदूरी कर रहे हैं। और ये बेसिकली किसमें आता है बच्चों? फोर्स लेबर में। क्योंकि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो अपने विल के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से तो काम कर नहीं रहे थे। सो यहां पर इस चीज को भी यहां पर प्रोहिबिटेड किया गया है। चलिए बच्चों, अब आर्टिकल 24 के बारे में यहां पर जानते हैं। आर्टिकल 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह कहता है कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जितनी भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज होती है बच्चों, हजार्डियस इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है बेसिकली ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर लोगों की जान को खतरा हो। जैसे केमिकल फैक्ट्रीज की हम बात करते हैं, क्रैकर फैक्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बच्चों की या जो भी लोग बेसिकली काम करते हैं उनकी जान को खतरा होता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर बच्चों को इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर कि नो चाइल्ड बिलो, अगर 14 साल से छोटा कोई बच्चा है तो आप उनको इन हजार्डियस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। यहां पर अलाउ नहीं है क्योंकि यहां पर बच्चे की जान को खतरा होता है। अब यहां पर एनडीए में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन किस आर्टिकल के अंदर आता है और वहां पर कितने साल तक के बच्चों की बात की गई है ना। तो यहां पर कितने साल के बच्चों की हम बात कर रहे हैं? 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनसे आप हैजार्डियस इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जब बात की जाती है यहां पर, तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 ये सारे आर्टिकल आपके रिलीजियस राइट्स की बात करते हैं। कुछ याद आ रहा है रिलीजन से? प्रेम्बल के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था, सेक्युलरिज्म। ये जो राइट्स हैं आपके, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के सेक्युलरिज्म नेचर को डिफाइन करते हैं कि हमारे देश का या राष्ट्र का
कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन यहां पर नहीं होगा। चलिए समझते हैं कि ये राइट्स क्या कहते हैं। जैसे आर्टिकल 25 की बात की जाए तो यहां पर 3 चीजें डिफाइन की जाती है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अपने हिसाब से अपने धर्म को चूज कर सकता है, अपने हिसाब से अपने धर्म को या अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, और अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रोपेगेट कर सकता है, फैला सकता है। अपने धर्म के जो विचार हैं उनको फैला सकता है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकता है, और जिस धर्म को वो अपनाना चाहता है वो उस धर्म को अपना सकता है। स्टेट किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं करेगी कि आप सिर्फ इसी रिलीजन को अपनाइए या आप इसी रिलीजन के ऊपर डिपेंड रही है, आप इस रिलीजन को अपनाना आपको जरूरी है। यहां पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आर्टिकल 25 के अंदर ही हमारी सिख कम्युनिटी को, या कह सकते हैं सिख कम्युनिटी को, कृपाण धारण करने की या कृपाण को रखने की परमिशन दी गई है। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है हमारी सिख कम्युनिटी के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 26 है जो फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। बेसिकली इसमें अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए 4 तरह की फ्रीडम की बात की गई है। पहली फ्रीडम क्या कहती है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हैं जो कि चैरिटेबल पर्पस से है, आपके रिलीजन के लिए जो भी आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लगते हैं आप उनको बना सकते हैं, उनको बनाने की आजादी है आपको। नेक्स्ट से कहता है कि आप अपने रिलीजन के धर्म से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला है। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी उसके रिलीजियस मैटर्स हैं आप उसको खुद जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस यहां पर नहीं रहेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं कि आपको मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो परचेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट लैंड एक्वायर कर सकता है, व्हीकल्स एक्वायर कर सकता है। यहां पर लैंड जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। व्हीकल कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों? मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहां पर ये परमिशन दी जाती है, और लास्ट में ये भी दी जाती है कि जो प्रॉपर्टी आपने परचेस करी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या रिलीजियस अफेयर्स के लिए कोई मनी स्पेंड करता है वो मनी टैक्सेबल नहीं की जाएगी, उस मनी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जो है ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है कि धर्म से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर अगर आप कोई मनी स्पेंड करना चाहते हैं तो यहां पर सरकार उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। ये बेसिकली अपीसमेंट की पॉलिसी को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने के लिए, कह सकते हैं कि अपीसमेंट की पॉलिसी को कहीं ना कहीं डिमिनिश करने के लिए इस आर्टिकल को लगाया गया था, इस आर्टिकल को लेके आया गया था। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट्स को यह लग रहा था या संविधान को बनाने वालों को, हमारे संविधान निर्माताओं को यह लगा था कि हो सकता है कि आगे जाके कोई सरकार किसी ना किसी रिलीजन के साथ या किसी ना किसी कास्ट को प्रिविलेज दे दे। तो यहां पर हो सकता है कि दैट्स व्हाई इस पॉइंट को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए यह कह दिया गया कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं या कह सकते हैं बेसिकली धर्म के कार्यों के अंदर आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए जो भी मनी आप स्पेंड करते हैं सरकार उस मनी के ऊपर आपसे टैक्सेशन नहीं लेगी। चलिए बच्चों अब यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल की अगर बात की जाए तो यह आर्टिकल 28। बेसिकली ये क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप की बात करता है सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। देखिए बच्चों इसको एक नॉर्मल पॉइंट से अगर समझा जाए तो यहां पर पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी स्कूल या कॉलेज पूरी तरीके से स्टेट ओन कर रहा है, दैट मीन सरकारी स्कूल है या सरकारी कॉलेज है, तो वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, तो कोई भी धर्म विशेष से रिलेटेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। इसका बेसिकली दूसरा एस्पेक्ट यह कहता है कि जो इंस्टीट्यूट या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेसिकली यहां पर ये कह सकते हैं कि भले ही सरकार ने स्टैब्लिश नहीं किया है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग उसको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस तो दिए जा सकते हैं, बट वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को मानने के लिए किसी भी स्टूडेंट को बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। बच्चों ये पॉइंट है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहां पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है हमारे आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक। सबसे पहले आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये आर्टिकल माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है। बेसिकली आर्टिकल 29 के अंदर ये लिखा गया है
कि माइनॉरिटीज जो भी हैं हमारी कंट्रीज के अंदर वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकती है, अपने त्योहारों को मना सकती है। कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें ये काम करने से नहीं रोक सकती। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किए जा रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट उनको फंडिंग दे रहा है, वो भी किसी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज इस ग्राउंड के ऊपर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल 29 के अंदर बेसिकली ये चीज बताई गई है। नेक्स्ट अगर आर्टिकल की बात की जाए तो बेटा वो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहां पर माइनॉरिटीज को ये पावर दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं और फॉर्म भी कर सकते हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ये जो आर्टिकल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स की बात की है उसमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं। इन आर्टिकल्स को ध्यान रखना आपको जरूरी है। जैसे आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, 16 की बात कर रहे हैं, 19 की बात कर रहे हैं, 29 है और 30, ये सिर्फ अवेलेबल है किसके लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। और इसके बाद की अगर इन आर्टिकल्स की बात की जाए तो ये आर्टिकल जो है वो किसके लिए है? ये इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है और ये फॉरेनर्स के लिए भी। बट कौन सा एक्सेप्ट है बच्चों? एनिमी अलायंस के लिए आर्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। अब देखिए यहां पर कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स की बात की जाए तो राइट टू आर्टिकल, राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया था? 2005 के अंदर। आर्टिकल 19 कितने फ्रीडम्स देता है हमको? 6 फ्रीडम्स की गारंटी करता है। सबसे ज्यादा बार किस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया गया है? आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21A के अंदर बच्चों क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। कितने? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और कौन सा अमेंडमेंट था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 2002। देखिए बच्चों इसके बाद कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ब्रीफली डिस्कस तो नहीं करेंगे बट एक नॉर्मल पॉइंट्स के अंदर समझ लेते हैं। पहले केस की बात की जाए, पहला केस है पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहां पर राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन किया गया था। तो ये जो केस है वो आपके राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, जो कि आधार कार्ड वाला पॉइंट था। आगे लेक्चर्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे इन केसेस को, डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिकली फास्ट ट्रैक कोर्स है तो हम हमारे एनडीए एग्जाम के हिसाब से इन चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो मेनका गांधी भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस रहा है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। ये भी आपके राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड केस था जो कि आर्टिकल 21 को डिफाइन करता है। बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात की जाए तो ये प्रियम्बल से रिलेटेड था। केशवानंद भारती केस की बात की जाए तो यहां पर बेसिकली ये प्रियम्बल से रिलेटेड था और इसमें प्रियम्बल को माना गया था कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हमारी प्रियम्बल। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो इंदिरा समानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है जो कि ओबीसी रिजर्वेशन से था। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें 27% आरक्षण दे दिया गया था, उस आरक्षण को चैलेंज करने के लिए ये केस किया गया था। तो ये ओबीसी से रिलेटेड है। और लास्ट केस की बात की जाए तो अरुणा शानबाग केस जो कि 2011 का है, वो यूथेंसिया से या कह सकते हैं कि इच्छा मृत्यु से रिलेटेड था। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस अरोज होते हैं। क्वेश्चंस क्या है? जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं या जो हमने स्लाइड्स देखी हैं अभी, उन स्लाइड्स से रिलेटेड ही बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चंस की अगर यहां पर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को लेके इनमें से कौन से फॉलोइंग या कौन से पॉइंट्स करेक्ट है? पहला कहता है इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21, बिल्कुल सही, आर्टिकल 21A के अंदर इसे प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा कहता है कि इट इज प्रोवाइडेड बाय 86th अमेंडमेंट, कौन सा था ईयर? 2002। तो बच्चों ये पॉइंट भी हमारा सही है। सी कहता है कि इट इज इंप्रूव्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल ये पॉइंट भी सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। देखिए ये सारे पॉइंट्स यहां पर सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि एनडीए में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और ये जो क्वेश्चंस आज हम कर रहे हैं वो आज के ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम। शुरुआती तौर पे जब हमने 6 फ्रीडम्स की बात करी है जो कि आर्टिकल 19 के थ्रू आपको और मुझे गारंटी की जाती है, उसमें ये कौन सी फ्रीडम नहीं है? तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। थर्ड राइट टू रेसिडेंस। और डी की बात की जाए तो राइट टू कृपान फॉर सिख कम्युनिटी।
तो यहां पर ऑब्वियसली आंसर हमने देखा था कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 25 के अंदर सिक्स कम्युनिटी को कृपाण धारण करने की परमिशन दी गई है। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारे राइट टू फ्रीडम की सिक्स फ्रीडम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आपके रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स को कौन सा आर्टिकल सिक्योर करता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला है 25 आर्टिकल से 28 तक, सेकंड बोल रहा है 29 से 30 तक, थर्ड बोल रहा है 32 से 35 तक, और फोर्थ कहता है 23 से 24 तक। कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस पॉइंट का आंसर बताइएगा। आंसर नहीं आ रहा है, आप लेक्चर को पीछे करके देखिए, वीडियो के पीछे जाइए, इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। ये आर्टिकल कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि अनटचेबिलिटी को या छुआछूत को हटाता है? ये हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड ये आर्टिकल है, याद करिएगा। किसकी बात करी हमने? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? आर्टिकल 18, दूसरा कहता है आर्टिकल 15, थर्ड कह रहा है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 17। तो देखिए यहां पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 18 किसकी बात करता है, 15 किसकी बात करता है और 14 किसकी बात करता है, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की हमने बात करी है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब ये कह रहे हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। सेकंड बोल रहा है कि फ्रीडम इज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सी कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और डी कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो बड़ा सिंपल सा आंसर इसका, आंसर इज ए। ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, करेज, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज द फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड बाय अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड नन ऑफ दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, इस ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग ही मुझे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर देखिए ये पॉइंट हमने देखा है कि विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली रिलेट्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कौन सा राइट है जिसमें चिल्ड्रंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में ही ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, एन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दिस। ऐसा कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी अक्यूज्ड अपने खिलाफ ही या बेसिकली अपने लिए ही विटनेस नहीं बन सकता। वो मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल, एक रिच पर्सन है, वो कोई क्राइम कर देता है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? देखिए आर्टिकल 20, 21, 25, 24। बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर होगा आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस। कौन सा है फ्रीडम ऑफ प्रेस? कौन सा आर्टिकल देता है? सभी को पता है, आर्टिकल 19। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है बच्चों? बताइए। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इसके पहले वाला फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 अगर आपने देखा हो तो वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, तो यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं,
फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं, हमने किनको ये फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसके बाद हमने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया है। देखिए आपको चीजों को थोड़ा सा बेसिकली समझना भी जरूरी है। बेसिकली अगर आप चीजों को समझेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चों, आज इसके बाद एक और एस्पेक्ट को हम कवर कर लेते हैं जो आज के टॉपिक से ही मिलता जुलता है, जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास, बेसिकली हमारी जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट मीन्स हमारी पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है या कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट मीन्स उस कानून के थ्रू या उस लॉ के थ्रू या तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई बातों को कहीं ना कहीं वो लॉ वायलेट करता है, तो यहां पर बेसिकली हमारी जुडिशरी के पास ये पावर होता है कि उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर लिया जाए या वॉइड डिक्लेयर कर लिया जाए। अब देखिए इस पॉइंट को समझते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू क्यों बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। देखिए बच्चों, ये चीज आप ध्यान से सुनिए कि हमारे यहां पर हर 5 इयर्स के अंदर सरकार चेंज होती है। हो सकता है कि कोई ऐसी सरकार आ जाए जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपीसमेंट की पॉलिसी के थ्रू उनको फायदा पहुंचाना चाहती है, तो वो कुछ ऐसे लॉज बना देगी जो कि समाज के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो ज्यादा लोगों के लिए या पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इस एक्सेसिव पावर को हमारी जुडिशरी कंट्रोल करती है कि हां, कानून बनाने का पावर किसके पास है, हमारे लेजिस्लेचर के पास बिल्कुल है। जैसा कि हमने लेक्चर के अंदर भी देखा था, तो कानून कैसे बन रहा था, सबसे पहले एक बिल आता है, बिल के आने के बाद या तो वो अपर हाउस में जाएगा, लोअर हाउस में जाता है, अपर हाउस में पास होने के बाद वो लोअर हाउस के अंदर जाता है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है और सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है और देश के अंदर, पूरे देश में वो एक्ट लागू हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब मान लीजिए, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, कि कोई ऐसा बिल बना दिया जाता है, कोई ऐसा एक्ट बना दिया जाता है जो समाज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अपीसमेंट कर रहा है या समाज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही कह सकते हैं कि उसी को फायदा पहुंचा रहा है, बट वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो क्या पार्लियामेंट ने वो एक्ट बना दिया है तो क्या वो चीजें हमारी कंट्री के अंदर इफेक्ट में आ जाएगी? नहीं, वो चीज नहीं होगी। यहां पर एक पावर होता है कोर्ट्स के पास, हमारी जुडिशरी के पास, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं, कि अगर हमारे कोर्ट्स को ये लगता है, हमारी जुडिशरी बॉडी को ये लगता है कि ये जो एक्ट बनाया गया है या ये जो कानून बनाया गया है वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है या डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो चीजें गई है उन संविधान की उन चीजों का वायलेशन कर रहा है, तो यहां पर कोर्ट के पास ये पावर होता है कि यहां पर वो इस आर्टिकल को या कह सकते हैं कि उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पार्लियामेंट के एक्सेसिव पावर को कंट्रोल करता है, क्योंकि भले ही हम लोगों के द्वारा चुन के सरकार आई गई है, बट हो सकता है कि वो कोई ऐसा कानून बना दे जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली वायलेशन हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इन बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमेशा से ज्यादा रहे हैं। आज भी हमने जो क्वेश्चंस करे हैं आप देखिएगा, कहीं ना कहीं वो हमारे बेसिक चीजों को ही डिफाइन करते हैं, बेसिक चीजों के बारे में उसमें बताया गया है। जो चीजें आज हमने पढ़ी है एनडीए के अंदर, हमने देखा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने देखा है। फंडामेंटल राइट्स में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमारा राइट टू प्राइवेसी देखा है, आर्टिकल 21 के बारे में बात करी है, आर्टिकल 20 की बात करी है, और एक पॉइंट मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी के टाइम पर भी आपके बाकी आर्टिकल्स तो सस्पेंड किए जा सकते हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये चीजों को पढ़ेंगे। चलिए आगे के लेक्चर्स के लिए हम बहुत सारे जो टॉपिक्स हमारे बच गए हैं पॉलिटी के, उनको प्रॉपरली कवर करेंगे। तब तक आप अच्छे से मेहनत करते रहिए।
जय हिंद।